हाय फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म से रिलेटेड। हर साल लगभग 3 या 5 नंबर में एक क्वेश्चन प्रिज्म से ज़रूर आया करता है रे ऑप्टिक्स में, 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो उसी से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। उसी क्वेश्चन को देख के हम इसका जो जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो समझेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है इन एन आइसोसेलेस प्रिज्म, एक आइसोसेलेस प्रिज्म के लिए, और डिराइव करना है एक रिलेशन किस किस के बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का ध्यान रखेंगे हम, कौन सी कंडीशन में है ये, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। मैंने एक डायग्राम पहले ही बना के रखा हुआ है। मेरे पास एक प्रिज्म है, आइसोसेलेस प्रिज्म है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो है ए। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। सपोज एक लाइट है जो इंसिडेंट हुई प्रिज्म के ऊपर। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले नॉर्मल डालेंगे। कुछ बच्चों में एक कंफ्यूजन हुआ करता है नॉर्मल और परपेंडिकुलर को लेके। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होगी जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, जो सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। जैसे सपोज ये पेन है और ये एक प्लेन सरफेस है, इस पेन ने इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये इस पे नॉर्मल है। लेकिन अगर बात दो लाइंस की हो, सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये लाइंस आपस में अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो नॉर्मल है ये प्रिज्म की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो नॉर्मल से हम एंगल मेजर करेंगे। तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई है, तो इंसिडेंट रे होगी ये सीधी। फिर ये, क्योंकि हमें पता कि अगर लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये लाइट सीधी ऐसे निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो बेंड होने के बाद ये गई ऐसे, फिर ये दूसरी सरफेस पे टकराई। फिलहाल ये डेंसर मीडियम के अंदर चल रही थी, बाद में ये दूसरी सरफेस पे टकराई। अब यहाँ से ये डेंसर मीडियम से रेरर में जाएगी, तो यहाँ हमें फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस वाली सरफेस पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा। यहाँ पे एंगल जो है वो R2 हमने एज्यूम करा, जो नॉर्मल के साथ एंगल बना हुआ, ये नॉर्मल है, इसके साथ में एंगल बना R2। अब क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेरर में जा रही है, तो हमने पढ़ा है कि अगर लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। एक्चुअली जाना इसे ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो इस तरह से जो लाइट इमर्ज हुई, जो प्रिज्म के अंदर से निकली, उसका नाम हमने रखा इमर्जेंट रे। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, जिसे हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालनी, कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देन हम निकालेंगे एक रिलेशन किस किस के बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, एंगल ऑफ प्रिज्म ए और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। लेकिन कौन सी कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। हमें करना है डेरिवेशन किसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आइसोसेलेस प्रिज्म से। इन ट्रायंगल BED, इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे BED, BED में डेल्टा जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। 9th क्लास के मैथ्स में एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा बचे हुए दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब ये डेल्टा जो है, डेल्टा होगा, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हमारे लिए काम है, मैं इसे ऐसे फोल्ड कर लेता हूं, जो डेल्टा है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो डेल्टा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेकिन फिलहाल मुझे एंगल 1 और एंगल 2 का पता नहीं, तो मैं इस डायग्राम से एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकालूंगा।
एंगल 1 और अगर R1 को हम जोड़ें, एंगल 1 R1 को जोड़ने पे आएगा I। तो अगर मुझे I की एंगल 1 की वैल्यू निकालनी, मुझे I में से माइनस करना पड़ेगा R1 को। एंगल 1 इज इक्वल टू I माइनस R1। बिल्कुल इसी तरह से एंगल 2 होगा E माइनस R2। एंगल 2 इज इक्वल टू E माइनस R2। एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, एंगल 1 की जगह आया I माइनस R1 प्लस एंगल 2 की जगह आया E माइनस R2। I और E को एक साथ रखा एक ब्रैकेट के अंदर और इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पे बचा R1 प्लस R2। अब इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD इस ट्रायंगल के अंदर और साथ ही साथ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD ट्रायंगल BCD के अंदर R1 R2 और एंगल C, R1 R2 और एंगल C इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हुआ करता है 180 डिग्री। यहां से अगर मैं एंगल C की वैल्यू निकालूंगा तो एंगल C आएगा इन दोनों को इधर भेजने पे, तो 180 माइनस R1 प्लस R2। बिल्कुल इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री, जिसमें से दो एंगल B और एंगल D जो है वो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि वो मैंने नॉर्मल डाले थे। तो 90 और 90 ये 180 हुआ, 180 इधर जाएगा, 360 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 180। फिर मुझे एंगल C की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल A को मैं इधर भेज दूंगा, तो 180 बचा इधर और एंगल A भी इधर माइनस में चला गया, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, तो एंगल C की क्योंकि वैल्यू ये भी है और एंगल C की ही ये भी वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर करने पे मेरे पास आया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। 180 से 180 कैंसिल हुआ और एंगल A जो आया वो R1 प्लस R2 के इक्वल आया। मतलब एंगल A जो है वो R1 प्लस R2 इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दिया, जो थी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल A। इक्वेशन बनी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस एंगल A। ये तो रिलेशन आ गया एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक रिलेशन किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। लेकिन कौन सी कंडीशन में, ये ध्यान रखना पड़ेगा, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में होगा ऐसा कि ये जो रे है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के, मतलब बेस के, प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगी, और तब होने पे ऐसा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा, और इसी तरह से R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। हमने इन दोनों को सपोज कर लिया, ये R से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, और उस कंडीशन में डेल्टा जो होगा वो मिनिमम डेविएशन में होगा, तो हमने उसे डेल्टा M से रिप्रेजेंट कर लिया। ये कंडीशंस कहाँ से बनी, इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। फिलहाल इसके डेरिवेशन में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ वो प्रूव करने के लिए आएगा तो मैं उसे एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि ये कंडीशंस कैसे बनी मिनिमम डेविएशन के लिए। फिलहाल हम इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कि भाई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I इज इक्वल टू होगा E के, R1 इज इक्वल टू होगा R2 के, और डेल्टा M को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सॉरी डेल्टा को सब्सटीट्यूट कर देंगे डेल्टा M से। तो इन वैल्यूज को जब मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, अगर एंगल A निकालना है तो एंगल A R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की जगह लिखा R प्लस R, दैट बिकम्स 2R, और यहां से R की वैल्यू आई एंगल A अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर इस वाले इक्वेशन में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो डेल्टा तो बन गया डेल्टा M। I प्लस E के लिए मैं I के लिए भी क्योंकि E लिख सकता हूँ, सॉरी E के लिए भी I लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो डेल्टा M
ये एंगल ए इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस हो गया, आई प्लस आई 2i बन गया, और ये जो 2 आएगा मल्टीप्लाई में वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आई की भी और आर की दोनों की वैल्यू निकाल ली। स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हुआ करता है। तो फिर आई हमारे पास ये रहा यहाँ पे, और आर ये, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे। सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह आया डेल्टा एम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन साइन आर की जगह आया एंगल ए अपॉन 2। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन डिड्यूस कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन में।